Jai Hind students, I welcome you all to today's English class by Shikha Srivastav Bhopal. Students, in this class we are going to learn a poem which is a part of your NCERT book Beehive prescribed for class 9th. स्टूडेंट्स इस क्लास में हम क्लास 9th की टेक्स्ट बुक बी हाइव की एक पोएम जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड को पढ़ने वाले हैं। इस पोएम की कंपोजर अमेरिकन पोएटेस फीबी कैरी हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं हम इस पोएम के टाइटल की। इस पोएम का जो टाइटल है वो है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो कि ट्रू है फॉल्स है नहीं पता होता, लेकिन वो स्टोरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली पास ऑन होती जाती है। वो कहानी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को सुनाते हैं और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाती है। इसे हिंदी में किंवदंती या लोक कथा या दंत कथा भी कहा जाता है। ऐसी कहानियाँ किसी एक पर्टिकुलर रीजन में किसी एक खास क्षेत्र में सुनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लेजेंड है यानी ये जो प्राचीन कथा है, ये जो एंशिएंट स्टोरी है, ये है नॉर्थलैंड की। मतलब अर्थ का जो नॉर्थ पोल है यानी जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, वहाँ के आसपास के जो रीजन्स हैं, जो वहाँ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये कहानी प्रचलित है, वहाँ पर ये कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये पोएम एक बैलेड है। बैलेड मतलब एक ऐसी पोएम जिसमें छोटे छोटे स्टैंजास में एक कहानी सुना दी जाए। तो स्टैंजा नंबर 1 पढ़ते हैं। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंजा में सबसे पहले पोएटेस ने बात की है उस सुदूर नॉर्थलैंड की, यानी नॉर्थ पोल के पास के जो क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी दूर हैं और वहाँ पर विंटर्स में यानी सर्दियों में जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं। तो पोएटेस लिखती हैं वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, तो जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, क्योंकि दिन छोटा होता है तो दिन में घंटे भी कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी रात सो नहीं सकते। मतलब वो लोग सो लेते हैं, अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब वो जागते हैं तो भी रात ही होती है क्योंकि रात काफ़ी लंबी होती है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. स्टूडेंट्स अभी भी पोएटेस उसी नॉर्थलैंड की बात कर रही हैं, वहाँ की लाइफ की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि वहाँ जहाँ की स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर एक हिरन होता है जिसके काफ़ी बड़े बड़े सींग होते हैं। स्क्रीन पर आपको रेंडियर नज़र आ रहा है, ये नॉर्थलैंड में पाया जाता है। तो ये काफ़ी स्विफ्ट होता है, काफ़ी फुर्तीला, एक्टिव होता है, और इसको हार्नेस का मतलब होता है एक लेदर के स्ट्रैप यानी एक लेदर या किसी भी बेल्ट से किसी पशु को बांध देना, और जिससे कि वो कोई सामान ढो सके, चाहे वो सवारी हो या फिर वो कोई बर्डन या कोई लोड हो। तो जब हार्नेस कर देते हैं उसको बांध देते हैं टू द स्लेजेस। स्लेज का मतलब होता है एक ऐसी गाड़ी जो कि बैठने के काम आए या फिर बोझा ढोने के। जो स्लेज होती है इसमें व्हील्स नहीं होते, इसमें पहिए नहीं होते, और इसे स्नो पर चलाया जाता है यानी बर्फ पर चलाया जाता है। और इसे कौन खींचते हैं? इसे रेंडियर्स खींचते हैं नॉर्थलैंड में। तो पोएटेस वही बात आपको बता रही हैं कि जब व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ पड़ती है, जब बर्फबारी होती है, तो जो भी वहाँ के लोग हैं वो रेंडियर्स में हार्नेस कर देते हैं यानी बांध देते हैं अपनी स्लेजेस को, यानी उनमें वो बैठ के जाते हैं या फिर वो उनमें बोझा ढोते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो बच्चे होते हैं बर्फ गिरने पर वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो बियर्स कब यानी भालू के बच्चे हों। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और वो भालू के बच्चे जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो उस वक्त बड़े ही फनी, बड़े ही रिडिकुलस से फर वाले कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि जब बर्फ गिरती है, बहुत ठंड हो जाती है, तो वहाँ पर फर के कपड़े बच्चे पहनते हैं, जिसके कारण वो बिल्कुल भालू के बच्चे के जैसे नजर आते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you.
अब पोएटेस कहती हैं कि नॉर्थलैंड के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। क्यूरियस स्टोरी मतलब एक अनयूजुअल स्ट्रेंज स्टोरी, एक असाधारण अजीब सी कहानी। तो वहाँ के बच्चों को उनके बड़े वो कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मुझे यकीन नहीं है कि ये कहानी सच्ची है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और फिर भी आप इससे एक सीख ले सकते हैं इस कहानी से। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि ये टेल, ये स्टोरी, ये कहानी मैं आपको सुनाऊं तो आप इससे एक सीख ले सकते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. स्टूडेंट्स, अब पोएटेस कहती हैं कि एक बार की बात है जब हमारे अच्छे सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के द्वारा नियुक्त किए गए 12 अपोस्टल्स में से एक थे। अपोस्टल होता है धर्म प्रचारक, ऐसा व्यक्ति जिसको नियुक्त किया जाए धर्म के प्रचार के लिए। तो जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह ने 12 अपोस्टल्स नियुक्त किए थे, उन्हीं में से एक थे सेंट पीटर। तो पोएटेस कहती हैं कि एक बार की बात है जब सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, ये जो नीचे जो धरती है, दुनिया है, इसमें रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और क्योंकि उनका काम धर्म का प्रचार करना था तो प्रीचिंग यानी उपदेश देना, तो वो उपदेश देते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए वॉक्ड अबाउट इट यानी इधर उधर वो जाते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, वैसे ही जैसे कि आप जानते ही हैं कि वो किया करते थे, क्योंकि वो एक धर्म प्रचारक थे तो उनका काम था जगह जगह घूमना और धर्म का प्रचार करना प्रीचिंग्स के द्वारा। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Students, तो जब सेंट पीटर ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ यानी धरती के चारों ओर घूम रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। अब धरती के चारों ओर नहीं घूम रहे थे, यहाँ पोएटेस का कहने का मतलब है कि जब अलग अलग स्थानों पर अपने धर्म का प्रचार करते हुए, उपदेश देते हुए सेंट पीटर घूम रहे थे, तब वो एक कॉटेज यानी एक कुटिया, एक मकान के दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, और जहाँ पर कि उस कॉटेज में एक छोटे से कद की औरत थी, एक शॉर्ट वुमन थी जो कि केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हाथ। स्टूडेंट्स, हाथ का मतलब होता है चूल्हा या अंगीठी या फायर प्लेस। तो जहाँ भी आप चूल्हा मान लें, चूल्हे पर वो केक्स को बेक कर रही थी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. सेंट पीटर जो कि फेंट हो रहे थे यानी बेहोश हो रहे थे फास्टिंग के कारण यानी भूख के कारण, क्योंकि वो पूरे दिन से भूखे थे। द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन लगभग खत्म होने के कगार पर था, दिन खत्म होने वाला था। तो उन्होंने उससे, क्योंकि वो भूख से इतने व्याकुल हो रहे थे, भूख से बेहोश हो रहे थे, तो उन्होंने उससे उसके जो स्टोर ऑफ केक्स था, जो इतने सारे केक्स उसने इकट्ठे बनाकर बेक करके रखे हुए थे, उस स्टोर में से सेंट पीटर ने उनसे एक सिंगल वन, एक केक अपने लिए मांगा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. इसलिए उसने एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे बेक होने के लिए रखा केक को, she looked at it, उसने उस केक की तरफ देखा, and thought it seemed, और उसे ऐसा लगा, उसने ऐसा सोचा कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि देने के लिए तो ये केक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी ये इतना बड़ा केक है कि ये दिया नहीं जाना चाहिए। Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. इसलिए उसने another यानी एक दूसरा केक, नीड का मतलब होता है गूंथना या माढ़ना। तो जैसे आटा गूंथते हैं, उसी तरह से फ्लावर जो है उसे नीड करके उसने एक दूसरा केक बनाया, और इस बार जो केक उसने बनाया वो केक पिछले वाले केक से साइज में छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उस केक को उसने पलटा तो उसने देखा
as large as the first had done. उसने देखा कि ये तो उतना ही लार्ज यानी उतना ही बड़ा बना था जितना कि उसने पिछला वाला केक बनाया था। यानी जिस साइज का पिछला वाला केक था, ये दूसरा केक भी उसी साइज का बन गया था। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. फिर उसने डो यानी आटा जो गूंद कर उसने नीड किया है, फ्लावर को, आटे को गूंदा है और जो इकट्ठा करके समेट के रखा है उसे डो कहते हैं। उस डो में से उसने एक टाइनी यानी छोटा सा स्क्रैप मतलब पीस, उसने एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से लिया एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको उसने रोलिंग पिन यानी बेलन वगैरह की सहायता से उसने उसको फ्लैट यानी चपटा करके बेला, जैसे कि हम रोटी या पराठा बेलते हैं। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, लेकिन उसने उसको इतना पतला बनाया उस केक को कि वो केक ना होके वेफर के जैसे दिख रहा था। स्क्रीन पर आपको वेफर्स नजर आ रहे हैं, ये आप इन्हें पतले बिस्किट मान सकते हैं। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उससे भी वो पार्ट नहीं हो सकी यानी अलग नहीं हो सकी, यानी उसको भी वो दे ना सकी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लेडी इतनी माइजर है यानी इतनी बड़ी कंजूस है, इतनी लालची यानी ग्रीडी है कि ये सेंट पीटर को केक नहीं दे सक रही है। ये दूसरे केक्स बना रही है, साइज में छोटे बना रही है, वेफर के जितना पतला केक भी उसने बनाया है सेंट पीटर के लिए, लेकिन उसको भी ये दे नहीं पा रही। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. क्योंकि ये लेडी केक नहीं दे पा रही है, ये खुद से कहती है कि मेरे जो केक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा टू स्मॉल यानी हद से ज़्यादा छोटे प्रतीत होते हैं। When I eat of them myself, जब मैं इनको खुद खाती हूँ, तो जब मैं केक्स को खुद खाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटे हैं। Are yet too large to give away, लेकिन फिर भी यही केक्स देने की बात जब आती है, जब मुझे ये देने होते हैं तो मुझे लगता है कि ये हद से ज़्यादा बड़े हैं, इन्हें देना नहीं चाहिए। सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और ऐसा कहकर वो उन केक को जो कि वो सेंट पीटर के लिए बना रही है, उनको भी वो सेंट पीटर को देती नहीं है, बल्कि शेल्फ यानी कि जो अलमारी का जो हिस्सा होता है वहाँ पर रख देती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि इस लेडी ने सेंट पीटर को कोई केक नहीं दिया और केक जो बनाए वो भी अलमारी पर रख दिए। Then गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, और फिर सेंट पीटर जो कि काफ़ी गुड यानी नेक थे, वो एंग्री यानी वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और उन्हें कमजोरी के कारण बिल्कुल मूर्छा या बेहोशी सी आ रही थी। And surely such a woman was enough to provoke a saint, और surely निश्चित तौर पर इस प्रकार की औरत काफ़ी थी एक संत को प्रोवोक करने के लिए यानी उकसाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, क्रोधित करने के लिए। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, और संत ने कहा कि तुम फार टू सेल्फिश यानी तुम हद से ज़्यादा, सेल्फिश मतलब स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। ड्वेल का मतलब होता है रहना या निवास करना, तो यहाँ ह्यूमन फॉर्म है ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर। तो संत ने कहा कि मानव शरीर में रहने के लिए तो तुम हद से ज़्यादा स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और संत ने कहा कि तुम्हारे पास खाना हो, तुम्हारे पास शेल्टर यानी शरण हो मतलब सर छुपाने के लिए एक छत हो, और फायर हो, आग हो तुम्हें गर्म रखने के लिए, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है तो लोगों को फायर प्लेस चाहिए जिससे कि वो अपने कमरे को, खुद को गर्म रख सके। तो संत ने कहा कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम्हें मानव शरीर में नहीं रहना चाहिए, और तुम्हारे पास ना खाना होना चाहिए, ना तुम्हारे पास शरण यानी शेल्टर होनी चाहिए, सर पर एक रूफ नहीं होनी चाहिए, और ना ही तुम्हारे पास आग होनी चाहिए जो कि तुमको गर्म रख सके। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Students, सेंट पीटर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इस लेडी को कर्स किया यानी उन्होंने इस लेडी को श्राप दिया और कहा कि अब तुम भी पक्षियों के जैसे बनाओगी। क्या बनाओगी? अपने रहने की जगह। जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं यानी
कहीं भी जहां उन्हें रहना होता है उन्हें वो खुद ही बनाना होता है। तो अब तुम्हें भी पक्षियों के जैसे ही अपने रहने की जगह बनानी होगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी फूड मतलब वेरी लिटिल फूड, बहुत कम मात्रा में खाना, और तुम्हें भी खाना जो है तुम्हारा वो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। स्टूडेंट्स, बोरिंग का मतलब है किसी चीज को किसी टूल से डिग करना, खोदना और फिर उसको एक जगह बनाना। तो आपने एक पक्षी जरूर देखा होगा जो ट्रीज के ट्रंक होते हैं, पेड़ के जो तने होते हैं, उसमें लगातार अपनी चोंच मारता रहता है, मतलब डिगिंग करता रहता है, खुदाई करता रहता है, और वो उसमें अपने रहने की जगह बनाता है और वहीं से वो खाने का अरेंजमेंट करता है। तो उसी पक्षी को बन जाने का श्राप इन्होंने उस लेडी को दे दिया और कहा कि तुम ऑल डे यानी सारा दिन, हार्ड यानी जो कठोर, ड्राई यानी सूखा हुआ, वुड यानी लकड़ी, जो कठोर सूखी हुई लकड़ी होगी, तुम लगातार उसमें बोरिंग करती रहोगी और वहीं तुम अपने रहने की थोड़ी सी जगह बनाओगी और तुम्हें बहुत ही थोड़ा सा खाना ही मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word. और तभी ठीक उसी वक्त क्या हुआ, वो औरत कन्वर्ट हो गई बर्ड में। जिस पक्षी को बन जाने का श्राप सेंट ने दिया, उसी वक्त वो औरत वो पक्षी बन गई और वो चिमनी से होकर, जो चिमनी वहां लगी थी, उस चिमनी से होकर वो बाहर चली गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड यानी उसने एक शब्द भी कभी नहीं कहा। यानी सेंट पीटर के कर्स करने के बाद, उनके श्राप देने के बाद उसको अपनी कोई बात कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो तुरंत पक्षी बन गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। और जैसे ही ये चिमनी से बाहर निकली तो जो टॉप था, जो ऊपर की तरफ बाहर, एक वुड पैकर, यानी कि ये जो स्क्रीन पर आपको एक बर्ड नजर आ रहा है, वुड पैकर, यही वो पक्षी थी जो अब ये औरत बन गई थी। यही वो पक्षी है जो पेड़ों के तने में अपनी चोंच मारता रहता है और अपने रहने की जगह बनाता है। तो यानी सेंट पीटर ने श्राप देकर इस औरत को एक वुड पैकर बना दिया। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो वुड पैकर ऊपर क्यों उड़ा, क्योंकि ये चिमनी से बाहर निकली, क्योंकि ये खुद वो पक्षी बन चुकी थी। She had a scarlet cap on her head and that was left the same. तो जिस समय सेंट पीटर के कर्स के कारण ये लेडी एक वुड पैकर बर्ड बन गई, एक कठफोड़वा नामक पक्षी बन गई, तो उसके पहले यानी पक्षी बनने के ठीक पहले ये औरत अपने सिर पर एक स्कारलेट कैप, स्कारलेट मतलब होता है ब्राइट रेड कलर, यानी सिंदूरी रंग का, एक गहरे लाल रंग का, ये अपने सिर पर कैप पहने हुई थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो कैप वैसा का वैसा ही रहा, यानी कि वो लाल रंग जो है वो उसके सिर पर रह गया। आप वुड पैकर को भी देखें तो आप देखेंगे इसका जो हेड होता है वो ऊपर की तरफ रेड होता है, ब्राइट रेड। बट ऑल द रेस्ट ऑफ her clothes were burned black as a coal in the flame. लेकिन जो उसके शरीर पर बाकी जो कपड़े वो पहने हुई थी वो सब जल गए, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। फ्लेम यानी ज्वालाओं में जब कोयला जलता है, कोल मतलब कोयला, तो वो जितना काला होता है बिल्कुल उसी रंग के उसके कपड़े हो गए, क्योंकि वो सारे जल गए। इसीलिए वुड पैकर का जो बाकी का शरीर है वो बिल्कुल कोयले जितना काला होता है और ऊपर की तरफ वो रेड होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और कंट्री यानी देश नहीं, यहाँ कंट्री का मतलब है गांव। तो गांव के प्रत्येक स्कूल बॉय ने यानी स्कूल जाने वाले लड़के ने हैज सीन हर इन द वुड, उसको वुड यानी जंगल में देखा है। वैसे वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन पोइट्री में ज्यादातर वुड को जंगल के सेंस में यूज करते हैं। तो हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़के ने उसको जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहां पर कि वो इस आज के दिन तक भी पेड़ों में ही रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए वो उन पेड़ों के जो ट्रंक होते हैं, जो पेड़ों के तने होते हैं, उनमें लगातार बोरिंग एंड बोरिंग मतलब वो डिगिंग करती रहती है अपनी बीक यानी चोंच से। वो लगातार पेड़ के ट्रंक में वो हिट करती रहती है ताकि उसमें एक होल हो जाए। स्टूडेंट्स, वुड पैकर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के लावा को खाते हैं, यानी जो कीड़ों के जो अंडे होते हैं, अंडे में से जो छोटे उनके लावा निकलते हैं, उन्हें ये वुड पैकर्स खाते हैं। और वो कीड़े और वो उनके लावा
जो पेड़ के ट्रंक की बाक होती है, यानी पेड़ के तने की जो बाक यानी छाल होती है, उसके अंदर की तरफ मिलते हैं। तो उन्हीं को वुडपेकर्स अपने खाने के तौर पर खाते हैं, इसीलिए वो बोरिंग करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये बैलेट खत्म होता है और नॉर्थलैंड में ये बैलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों को वुडपेकर की यही कहानी बताते हैं और उन्हें मैसेज देते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि वी शुड नेवर बी ग्रीडी, हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड बी लार्ज हार्टेड, हमें बड़े दिल वाला बनना चाहिए। वी शुड बी बेनेवलेंट, हमें बेनेवलेंट यानी कि परोपकारी बनना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस पोएम पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? आपको क्या लगता है नॉर्थलैंड का आशय किस देश या किन देशों से है? द आंसर इज, द नॉर्थलैंड रेफर्स टू द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसी से तात्पर्य है नॉर्थलैंड का। द रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, ये जो क्षेत्र है वो हद से ज़्यादा ठंडा होता है। कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एट्सेट्रा आर रेफर्ड, और यहाँ जो देशों से मतलब है वो हैं रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर ने इस बूढ़ी औरत से आस्क फॉर मतलब क्या मांगा? The answer is, Saint Peter asked the lady to give him a cake as he was hungry. सेंट पीटर ने इस लेडी को उन्हें एक केक देने के लिए कहा क्योंकि वो बहुत भूखे थे। The lady did not give him a cake from those she had baked. तो जो केक्स इस लेडी ने बेक किए हुए थे उनमें से केक लेडी ने नहीं दिया। She baked a smaller one for him. उसने इनके लिए एक कंपैरेटिवली छोटा केक बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड ही पनिश हर? उन्होंने इसे सजा कैसे दी? द आंसर इज, सेंट पीटर कर्स्ड द सेल्फिश लेडी। इस स्वार्थी औरत को सेंट पीटर ने श्राप दे दिया। ही पनिश्ड हर बाय टर्निंग हर इनटू अ वुडपेकर बर्ड। उन्होंने इसको एक वुडपेकर पक्षी में बदल कर इसको सजा दी। नाउ शी हैड टू बोर इनटू द ड्राई वुड ऑल डे। अब पूरे दिन उसको सूखी लकड़ी में बोर करना होता था, यानी कि होल बनाना होता था, छेद करना होता था, टू गेट सम फूड एंड शेल्टर, थोड़ी सी रहने की जगह और थोड़ा सा खाना प्राप्त करने के लिए। हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? वुडपेकर अपना खाना किस प्रकार कैसे प्राप्त करती है? द आंसर इज, द वुडपेकर गेट्स फूड बाय बोरिंग होल्स इन द वुड। वुडपेकर जो वुड यानी लकड़ी होती है उसमें खुदाई कर छेद कर अपना खाना प्राप्त करती है। शी ईट्स द लावा ऑफ द इंसेक्ट्स, ये कीड़ों के लावा को खाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज? व्हाट वुड शी हैव डन देन? तो अब आपसे पूछा गया है कि आप क्या सोचते हो कि अगर इस लेडी को ये पता होता कि सेंट पीटर जो उसके घर आए थे वो कौन थे, तो ये लेडी ने क्या ये इतनी अनजेनरस रही होती, यानी क्या जितना ये अनकाइंड रूड उनके साथ रही, क्या ये वैसे ही रही होती? व्हाट वुड शी हैव डन देन? अगर इसे पता होता तो इसने क्या किया होता? Had the lady known who Saint Peter was, अगर इस लेडी को पता होता कि सेंट पीटर कौन थे, then she would not have been ungenerous. तब वो इतनी ungenerous नहीं हुई होती, नहीं रही होती. She would have welcomed him. उसने उनका स्वागत किया होता and would have offered all her cakes, और उसने अपने सारे केक्स ही ऑफर कर दिए होते. She was shrewd enough to get her desires fulfilled by him, क्योंकि अपनी डिज़ायर्स यानी अपनी इच्छाओं को उनके द्वारा पूरा किया जाने के लिए वो काफ़ी श्रूड थी, यानी वो इतनी श्रूड थी कि जानती थी कि ये सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो वो उनको ज़रूर स्वागत उनका करती और उनको अपने सारे केक्स ऑफर कर दी होती। इज़ दिस अ ट्रू स्टोरी? क्या यह एक सच्ची कहानी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? आपको क्या लगता है कि इस पोएम का कौन सा पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, ये एक सच्ची कहानी नहीं है। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द वुमन इज़ टर्न्ड इनटू अ वुडपेकर बर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमें तो लगता है कि जिस पॉइंट पर ये
वुमन एक वुडपेकर बर्ड में बदल जाती है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज सो, ऐसा इसलिए है बिकॉज द पनिशमेंट टीचेस एवरीवन द लेसन टू बी जेनरस, क्योंकि ये जो पनिशमेंट इसको मिला ये सभी के लिए एक सीख है जेनरस होने की, यानी कि सभी को उदार होना चाहिए। ये एक सीख है जो कि इस पनिशमेंट से सबको मिलती है। वॉट इज अ लेजेंड? वाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? लेजेंड क्या होता है, यानी दंत कथा या किंवदंती क्या होता है, और इस पोएम को किंवदंती या दंत कथा क्यों कहा जाता है? A legend is a story from the past which is believed to be true but cannot be verified. तो legend एक स्टोरी होती है अतीत की जो कि माना जाता है कि सच है लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। It is popular in a particular region. एक खास क्षेत्र में ये पॉपुलर होती है, प्रचलित होती है। It contains a moral which is narrated to the children to teach them moral values. इसमें एक सीख होती है, एक नैतिक सीख होती है जो कि ये कहानी बच्चों को सुनाई जाती है ताकि उनको मोरल वैल्यूज़ यानी नैतिक जो शिक्षा है, जो नैतिकता की बातें हैं वो सिखाई जा सकें। राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। लगभग 10 वाक्यों में अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की कहानी को लिखिए। The poem A Legend of the Northland narrates a story about the punishment given to a selfish and greedy lady who angered St. Peter. ये पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड यानी नॉर्थलैंड की दंत कथा ये सुनाती है एक कहानी जो कि एक सेल्फिश यानी स्वार्थी और ग्रीडी यानी लालची औरत के बारे में है, उसको दिए गए पनिशमेंट यानी सजा के बारे में है। वो औरत जिसने कि सेंट पीटर को क्रोधित कर दिया था। One day Saint Peter was preaching around the world. एक बार सेंट पीटर अराउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया में चारों ओर, मतलब यहाँ वहाँ प्रीचिंग यानी उपदेश दे रहे थे। He was very hungry. वे बहुत भूखे थे। He reached at the door of the cottage of this lady. वो इस औरत की कॉटेज यानी कि कुटिया या घर के दरवाजे पर आए। He asked for a cake from the store of her cakes. उसने जो केक्स बहुत सारी बनाकर स्टोर कर कर रखे थे, इकट्ठे कर कर रखे थे, उनमें से उन्होंने एक केक उससे मांगा। But the lady couldn't give him any. लेकिन ये औरत उन्हें एक भी केक नहीं दे सकी। She baked a smaller cake for the saint, but she couldn't give it to him. उसने संत के लिए एक छोटा सा केक बनाया लेकिन उसे वो भी नहीं दे सकी। Such selfish behavior of the lady angered Saint Peter. और इस प्रकार का जो सेल्फिश बिहेवियर था, स्वार्थी व्यवहार था इस औरत का, उसने एंगर्ड यानी क्रोधित कर दिया सेंट पीटर को। एंड ही कर्स्ड हर एंड चेंज हर इनटू अ वुडपेकर बर्ड। और उन्होंने उसको श्राप दे दिया और उसको एक वुडपेकर पक्षी में बदल दिया। नाउ एज अ बर्ड दिस लेडी ऑल्सो हैड टू बोर इन ड्राई वुड फॉर फूड एंड शेल्टर। अब बस एक वुडपेकर बर्ड के रूप में इस लेडी को भी जो सख्त लकड़ी होती है उसमें बोर करना होता था अपने खाने और रहने की जगह के लिए। स्टूडेंट्स, आई होप आज की ये पोएम आपको समझ आई होगी और ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।